नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल के शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई सारे परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मौर्य की शासन व्यवस्था कैसे थी। तो मौर्य वंश के समय चंद्रगुप्त के शासन काल में यूनानी यात्री मेगास्थनीज मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आया था। वह भारत में बहुत दिनों तक रहा और उसके लेखों से हम मौर्य राज्य संस्था तथा तत्कालीन लोगों के आचार व्यवहार का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मौर्यकालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाओं की जानकारी हमें कई अन्य स्रोतों से भी होती है। इन सभी साधनों के आधार पर मौर्यकालीन भारत की विविध अवस्थाओं का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। देखते हैं। पहला है अवस्था, केंद्रीय शासन। मौर्य युग में शासन की सर्वोच्च सत्ता सम्राट में नहीं थी। किसमें नहीं थी? सम्राट में निहित होती थी। सम्राट अथवा राजा का जो पद होता था वंशानुगत में हुआ कि पिता का जो पुत्र हुआ, पुत्र के बाद जो पुत्र हुआ, इस तरह से उसका जो शासन है वो चलता रहेगा, तो उसे वंशानुगत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सम्राट का अथवा जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत होता था। राज्य के सभी शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित रहती थी, अतः सम्राट ही सेना का प्रधान होता था। वह न्याय का कार्य भी किया करता था और उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। इस प्रकार राज्य की वास्तविक सत्ता सम्राट के ही हाथों में रहती थी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सम्राट स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होता था। वस्तुतः सम्राट को नियमानुसार शासन करना पड़ता था और प्राचीन रीति रिवाजों को आदर की दृष्टि से देखना पड़ता था। प्रजा के सुख के लिए सम्राट पूर्ण रूप से उत्तरदायी समझा जाता था और वह उसे जनहित का भी पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता था। सारांश यह है कि मौर्यकालीन सम्राट अनुत्तरदायी तथा निरंकुश नहीं होते थे, बल्कि वो जनता के हितैषी हुआ करते थे। राजा अथवा सम्राट को राज्य काज में परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। इसमें केवल 3-4 व्यक्ति होते थे जो सम्राट के बड़े विश्वास पात्र होते थे। अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक भी होती थी और उसमें जो कुछ बहुमत के निर्णय से मान लिया जाता था वही किया जाता था। मौर्य युग में राजाओं तथा सम्राटों को सदैव जनहित पर ध्यान रखना पड़ता था। राज्याभिषेक के अवसर पर उन्हें प्रजा की सेवा में लगे रहने की शपथ लेनी पड़ती थी। मौर्य युग में राजाओं की प्रजा वात्सलता पर अशोक के द्वितीय कलिंग शिलालेख से यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। उसमें लिखा है कि सभी लोग मेरी संतान हैं। जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान को इहलौकिक एवं पारलौकिक सुख की कामना करता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी प्रजा के सुख के लिए कामना करता हूँ। ठीक है। अगला है राज्य के विभिन्न पदाधिकारी। मौर्यकालीन शासन सुव्यवस्थित था। भिन्न भिन्न जनपदों के शासन के लिए सम्राट की ओर से महापात्र नियुक्त किए जाते थे। 5 बड़े मंडलों की राजधानियों में राजकुमार लोग महापात्रों की सहायता से शासन किया करते थे। प्रत्येक जनपद का शासन एक महासमाहर्ता को सौंपा रहता था। जनपद अथवा नगर के चतुरांग का शासन एक स्थानिक के हाथ में होता था। 5 या 10 गांवों का शासन एक गोप को दे दिया जाता था। न्याय की व्यवस्था प्रदिष्ट करते थे। अशोक के शिलालेखों में युद्ध, राजुक, प्रादेशिक आदि पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। लेखन कार्य के लिए लिपिकार होते थे। प्रांतीय शासन। मौर्य युग में संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत आहारों यानी कि जिलों में बटा हुआ था। प्रांतों के शासन के लिए प्रांतपति हुआ करते थे। इस पद पर प्राय राजकुमार ही नियुक्त किए जाते थे।
राजकुमारों की सहायता के लिए महापात्र होते थे। कुछ नगरों तथा कई गांवों को मिलाकर एक जनपद बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रबंध ग्रामिक करता था। नगरों के प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसके लिए 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। इस प्रकार प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पाटलिपुत्र उस काल का सबसे बड़ा नगर था। उसका प्रबंध प्रजा के प्रतिनिधियों के हाथों में था। साम्राज्य के अन्य नगरों की व्यवस्था भी इससे मिलती जुलती थी। समय समय पर गांवों और नगरों की आबादी की भी गणना होती थी, जिसकी जानकारी हमें मेगास्थनीज की लिखी पुस्तिका इंडिका से होती है। सेना का प्रबंध। मौर्यकालीन सेना बड़ी सुसंगठित थी। प्रायः सम्राट स्वयं सेना नायक का पद ग्रहण करता था, परंतु मौर्य काल के अंतिम भाग में सेना के संचालन का कार्य सेनापति को सौंप दिया गया था। सेना के प्रबंध के लिए भी आप देखिएगा 30 सदस्यों की 6 समितियां थी। जिस तरह से नगर के लिए जो आपका 6 समितियां थी, उसी तरह से आपका सेना के प्रबंध के लिए भी समितियां बनाई गई थी। और इन दोनों समितियों की चर्चा इंडिका में मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। प्रत्येक समिति को सेना का एक विभाग सौंप दिया गया था। सेना को नियमित रूप से वेतन मिलता था। सैनिक वीर, साहसी तथा युद्ध कला में प्रवीण होते थे। अब आते हैं न्याय व्यवस्था पे। मौर्य काल की न्याय व्यवस्था अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित थी। राजा या सम्राट ही साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता था। उसका निर्णय अंतिम होता था। इसके अतिरिक्त गांवों और नगरों के लिए विशेष प्रकार के न्यायालय होते थे। इनमें महापात्र और राजुक न्यायाधीश का काम करते थे। न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से न्याय करते थे। न्याय प्राप्त करना सरल, सहज और सबकी पहुंच के भीतर ही था। कानून सर्वोपरि था। राज परिवार के व्यक्तियों को भी कानून का पालन करना पड़ता था। दंड विधान बहुत कठोर थे। सजाएं बहुत भारी दी जाती थी। भीषण अपराधों के लिए मृत्यु दंड की भी व्यवस्था थी। राजद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज लिखता है कि उस समय दंड विधान की कठोरता के कारण अपराधों की संख्या बहुत कम थी। मौर्य काल में अदालतें 2 प्रकार की होती थी। एक को बोलते थे दीवानी और दूसरा फौजदारी। दीवानी की अदालत धर्मस्थनीय और फौजदारी की अदालत को कंटक साधन कहते थे। अब आते हैं गुप्तचर विभाग। सम्राट के पास एक बहुत ही संगठित गुप्तचर विभाग था। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के गुप्तचर थे। इन गुप्तचरों की कई श्रेणियां थी। वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हुए महत्वपूर्ण खबरें जो है वो सम्राट के पास पहुंचाया करते थे। कुछ गुप्तचर भेष परिवर्तन कर जगह जगह घूमते रहते थे। इस प्रकार सम्राट को संपूर्ण साम्राज्य की गतिविधियों का पता चलते रहता था। अब है राज्य के आय व्यय। साम्राज्य के आय के अनेकानेक साधन थे, जिसमें भूमि कर मुख्य था। अशोक के अभिलेखों से ज्ञान होता है कि गांवों से राजा को भाग तथा बलि नामक 2 कर प्राप्त होते थे। प्रायः भूमि की उपज का 6ठा भाग, कितना भाग? 1/6, 6ठा भाग, और कभी कभी 4था भाग, तो कभी कभी अष्टभाग राज्य कर के रूप में लेता था। ये कर नगद और अनाज दोनों रूप में दिए जा सकते थे। कर वसूल करने का काम समाहर्ता करता था। नगरों से राज्य की आय का मुख्य साधन जन्म मरण का कर,
जुर्माने की राशि तथा विक्रय मूल्य का 10वांश होता था। बहुत बड़ा भाग सेना पर व्यय होता था। सार्वजनिक हित के कार्यों में भी बहुत सा धन व्यय किया जाता था। इस तरह हम लोगों ने मौर्य शासनकाल की व्यवस्था के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।